मेरे को दबाया जाता था बहुत अच्छी आवाज़ से, गाली गलौज से, जो मैंने अपनी फैमिली में कभी सुनी नहीं होती गाली। मैंने वो गालियाँ अपने हस्बैंड के मुंह से सुनी थी। आदमी चाहे 10 औरतों से बात कर रहा है वो फिर भी सही है, और औरत अगर एक इंसान से बिना किसी रिलेशन से भी आप बात करोगे खड़े होके तो उसको इतना गलत बता दिया जाता है कि ये तो खेल है इसकी। हमारी औरतों की तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, इमोशंस खत्म हो चुके हैं हमारे अंदर। तो उसको भी तो प्यार की नीड है, उसको भी तो केयर की नीड है, तो वो कहाँ से लाएगी? क्योंकि उसके अंदर भी कुछ फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होंगे उसके, कि उसको कोई सुने, उसको कोई समझे। सिर्फ आपका ये बोल देना आप ठीक हो, उसको हील कर जाता है। इतना केयर दिखाना, इतना प्यार दिखाना कि मैं हूँ आपके साथ, अब से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, मेरे होते हुए मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। मैं उससे मतलब उस हद तक गिरी हूँ कि जहाँ तक कोई और सोच नहीं सकती शायद। जिसने इतने सपने दिखा दिए हैं, जिसने आपके हस्बैंड से अलग करा दिया है, चाहे वो हस्बैंड कैसा ही था, मार पिटाई हो रही है, ड्रिंक, बट मैं रह तो रही थी ना एक फैमिली में, अच्छी खासी जॉब पे थे वो। मैं उस टाइम अपने हस्बैंड के साथ ही उसी घर में रहती थी। कोई भी लेडी अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में ना रहे, ऐसा हो सकता है कि घर में होते हुए, बट मैंने वो भी नहीं पाया। पहले 27 मई को बोला जाता है, मैं बच्चों को स्कूल से ले आती हूँ, उसके बाद कि आप जाओ और पेमेंट लेके आनी है। पहले मैं मना भी करती हूँ, तो मैं पूरा स्पीड से चला रही थी। एक इको वाला आता है, आप बिलीव करोगे इतनी दूर से अगर आपको कोई हिट करेगा कि उस टाइम पे मैं फ्लाईओवर से नीचे भी जा सकती थी विद स्कूटी। आपके साथ फिर वही चीज रिपीट होती है सेम। जैसे आप हाईवे पहुँचते हो, मैं बोलती हूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मेरी सुपारी दे दी है किसी ने। दोनों दिन सेम डे और वही इको कैसे हो सकती है? तो मुझे बोला जाता है नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, पागल हो गई है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है पूरा दिन। क्योंकि आपने अकेली एक औरत की फीलिंग से नहीं खेला, हमने उसके 2 बच्चों से भी खेला। द्वारका एक्सप्रेस वे पे एक स्कूल है, DPS स्कूल, और उसके साथ है पेट्रोल पंप, कि आप वहाँ जाओगी, वहाँ वो बंदे खड़े हैं, वहाँ आप ले लेना। वो फ़ोन कट होते ही एकदम से ऐसा फील होता है आपको कि कुछ हीट बाहर निकल गई है। तो आपको गोली मारी गई थी? मुझे नहीं पता चलता मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। सामने बस 3-4 लड़के खड़े दिखते हैं मुझे पेट्रोल पंप के पास। मेरी लास्ट आवाज़ जो मुझे याद है कि क्या बचा लो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम रिश्तों की उलझनों और जीवन की कुछ सच्ची कहानियों पर चर्चा करते हैं। आज जो महिला हमसे जुड़ी हुई हैं, इनकी भी कुछ सच्ची कहानी है, जिनमें इनके पति जो कि शराबी थे, इन्होंने बहुत ही दर्दनाक समय उनके साथ बिताया, जो कि मानसिक और शारीरिक दोनों प्रताड़नाएं इन्होंने झेली। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ समय बाद फिर एक उम्मीद के साथ एक प्रेम किया। उस प्रेम में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा धोखा खाया। वो धोखा ऐसा खाया कि विश्वासघात ही नहीं, इनको रास्ते से भी हटाने की कोशिश की। और सिर्फ ये आज ये नहीं दर्शा रहा है कि हम एक कहानी लेकर के आए हैं एक महिला की, बल्कि इनकी कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि आज की सच्चाई, आज के समाज की कड़वी सच्चाई को दर्शाती है, जो इन्होंने झेला, जिस तरीके से इनका जीवन बढ़ा। आइए मिलवाते हैं आज आपको उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं पल्लवी जी से। नमस्ते पल्लवी जी। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? श्याम, राधे राधे। राधे राधे। ठीक हैं आप अच्छे से? यस मैम, ठीक आपसे से मिलके और ज़्यादा ठीक हो गई हूँ। चलिए धन्यवाद। तो हमारी जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल कि हाँ जी, मैं भी चाहूँगी कि मैं अपनी सारी बहनों को, भाइयों को अपनी लाइफ की स्टोरी बता पाऊँ, जो आज तक नहीं पता थी सबको। तो आप कहाँ से हैं, मतलब बिलोंग कहाँ से करती हैं, पहले तो बताइए। चंडीगढ़ से। मेरी फैमिली में है, मेरे एक ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, पापा मम्मी हैं। जो मेरी फैमिली है वो कनाडा में है अभी फ़िलहाल। और मैं घर में सबसे छोटी थी, तो आपको पता है छोटों को कितना लाड मिलता है। तो वही सब था कि लाइफ में कई बार बोला भी जाता था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा लाड प्यार लेते हैं, उनकी आगे की लाइफ थोड़ा ख़राब हो जाती है। बट मैं नहीं मानती थी कि ऐसा नहीं होता है कभी। बट कहते हैं ना, जब खुद पे बीतती है तो चीज़ें सामने आती हैं, हाँ यार ये ऐसा भी होता है। तो वही सब चीज़ें थी, सब कुछ अच्छा था, अच्छी फैमिली से थी, अच्छी एजुकेशन कराई गई पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली बहुत अच्छी थी। हर एक लड़की का जैसे एक एजुकेशन के बाद सपना होता है कि हाँ मैरिज होने हैं, हाँ हमें भी एक अच्छा हम सफ़र मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हर लड़की सोचती है, वो हर सोचती है। तो वही सब होता है कि आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट शादी कर दी जाती है।
थोड़े टाइम बाद आफ्टर 6 मंथ मुझे पता चलता है कि हस्बैंड ड्रग्स एंड ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। बट फिर भी धीरे धीरे चल रहा था, मैनेज हो रहा था। मैंने उनको समझाया बिठा के कि ये चीज़ें तो मेरी फैमिली में नहीं होती थी, तो आप लोगों ने झूठ बोल के शादी की। बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल तो सभी ड्रिंक करते हैं, ये सब करते हैं। तो मैंने बोला एक लिमिट से होती है वो चीज़ें, ऐसे नहीं होता कि आप अपनी फैमिली नहीं देख रहे हो। बहुत समझाया जाता था बट वो नहीं समझे। इवन मैंने अपनी फैमिली से भी कभी डिस्कस नहीं किया था विद इन 1 ईयर आफ्टर मैरिज कि चलो हो जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम फैमिली के बीच में रख के हस्बैंड वाइफ में कि हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट जब मुझे लगा कि वो चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया कि पापा मैं बहुत परेशान हूँ। क्या था कि मेरे को दबाया जाता था बहुत ऊंची आवाज़ से, गाली गलौज से, जो मैंने अपनी फैमिली में कभी सुनी नहीं होती गाली। मैंने वो गालियाँ अपने हस्बैंड के मुँह से सुनी थी। उसके बाद मैंने अपने इन लॉज से भी बात की कि आप प्लीज़ इनको समझाइए, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। पीना एक अलग चीज़ है, अगर आपको पीनी है तो आप अपने घर में बैठ के आप आराम से अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। तो फिर बात आ गई मारपीट पे। हस्बैंड की तरफ से बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था। इवन मुझे बोला जाता था कि बैठ के मेरे साथ ड्रिंक करो, अच्छा रहेगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो भी मैंने बोला कि मैं ऐसी फैमिली से नहीं हूँ कि जहाँ पे हमें अलाउ करें। आप 4 सिस्टर के एक अकेले भाई हो, आप कैसे बोल सकते हो ये चीज़। मैंने उनके पेरेंट्स से जैसे ही बात करती थी कि ये आए नहीं हैं घर पे, पूरी रात भर कंपनी गए थे बोल के और 2-2 3-3 दिन ऐसे निकल जाते थे, तो पेरेंट्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता था कि आराम से लेट जा, कोई बात नहीं, आएगा खुद ही आ जाएगा, और कल मरता आज मर जाए। आप मुझे ये बताइए दीदी कि कोई भी पेरेंट्स, चाहे बच्चा कितना ही मतलब ख़राब निकल जाए, कोई भी पेरेंट्स के मुंह से आप ऐसा सुनोगे? नहीं सुनोगे। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि पापा आप ये बताइए, आपको जब इनके बारे में सब पता था कि ये नशा करते हैं इतना और ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपने इनकी शादी क्यों की मुझसे? किसी की बच्ची की लाइफ ख़राब कर दी आपने, तो क्या आपने सही किया ये? और झूठ बोल के आप लोग शादी कर रहे हो कि हमारा 4 बेटियों में 1 बेटा है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम बहुत खुश रखेंगे, हमारे घर एक ही बहू आनी है, हम इसको बहुत लाड से पालेंगे। बट उन्होंने तो कभी मुझे सुना ही नहीं। मैं उनको बोलती थी आप आके देखिए अपने बच्चे को, वो क्या कर रहा है, क्योंकि मेरे इन लॉज थे जो वो डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में रहते थे और इनकी जॉब थी जो मारुति कंपनी में थी गुड़गांव। तो ये मुझे आफ्टर मैरिज यहाँ ले आए थे। तो जब भी मैं उनको कॉल करती थी तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 10 ईयर्स तक यही चलता रहा। मारपीट आई, बच्चे हो गए, 2 बेटे हो गए। उनके बाद भी पेरेंट्स बोलते थे, हमारी इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि बेटा कोई बात नहीं, एक टाइम होता है ना, ये सुधर जाएगा। बच्चे हो गए हैं ना, बच्चे बड़े होंगे ना, जैसे जैसे ये सुधर जाएगा अपने आप। तो जब ये सारी चीज़ें होती थी तो अपने अपने पेरेंट्स को जैसे बोला, तो आपके पेरेंट्स ने और आपके पेरेंट्स ने इन लॉज से बात की इसके रिगार्डिंग? हाँ जी, तब कोई रिजल्ट नहीं निकल के हाँ आया? बहुत बार बात की। इवन बहुत सारी कंप्लेंट्स भी की गई, FIR की गई, क्योंकि जो मारा जाता था वो मतलब एक होता है थप्पड़ लगा देना हल्का, वो वैसे नहीं होता था, बहुत बुरी तरह से मारा जाता था। तो पेरेंट्स आते थे, समझाते थे बट नहीं मानते थे। FIR की तो वो लोग क्या करते थे, हर बार आके पुलिस स्टेशन आके पैरों में गिर जाते, माफ़ी मांगते कि आज के बाद ये नहीं करेगा। तो एक होता है ना, एक पत्नी का जो प्यार होता है कि हाँ चलो ठीक है, अगर हो सकता है ये सुधर जाएंगे, मुझे एक मौका देना चाहिए, क्योंकि हम हर एक इंसान को एक मौका देने की कोशिश करते हैं कि हाँ गलती हमसे भी हो सकती है। तो वही मैंने किया कि मैंने हर बार उनको माफ़ किया। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उनका फिर क्या नया शुरू हुआ कि वो मुझे बोलते कि मैं कंपनी जा रहा हूँ, आई एम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं अपने काम पे ध्यान देती थी और वो अपना कंपनी चले जाते थे। तो जाने के बाद इवनिंग में अगर आपकी छुट्टी हो गई तो आप चलो ठीक है, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा लगेगा, पर वो इंसान हमारे घर में नेक्स्ट डे आ रहा है, 3rd डे आ रहा है, 10 डेज हो गए हैं, फ़ोन बंद पड़ा है। तो मैं जैसे ही उनके पेरेंट्स को कॉल करती थी कि आप लोग देखिए, उन्होंने फ़ोन भी बंद किया हुआ है और वो इतने दिन से घर नहीं आए,
तो वो क्या बोलते थे कि जब उसको आना होगा खुद आ जाएगा, तो बच्चों को लेके बैठी रहे आराम से। वो एक स्टेज होती है, वो माँ बाप भी फिर ये बोल देते हैं कि भाई हमने समझाने की कोशिश की, बच्चा बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है, बच्चे हो चुके हैं, उसके एक बीवी है, समाज में रह रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है, तो माँ बाप लास्ट स्टेज पे फिर ये बोल देते पड़ा रहने दे, हाँ जी, जो हो रहा है करने दे। तो फिर ऐसा ही होता चला गया। पेरेंट्स ने बहुत समझाया मेरे, बट वो नहीं माने कभी भी। तो मैं मतलब मेरे एक जो सहन शक्ति होती है किसी भी औरत में, किसी भी पत्नी में, एक लिमिट तक होती है, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग हो। बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी वैसे, बट एक होता है कि कब तक। वो जो शरीर तोड़ा जा रहा है आपका, आपको फिजिकली टॉर्चर से ज़्यादा आपको जब एक गाली गलौज, और वो भी गाली गलौज इतनी बुरी वाली कि आप के बच्चे सुन रहे हैं आपको, आप इमेजिन करोगे बच्चों पे क्या इफेक्ट जा रहा है। कल आने वाले टाइम में अपने बच्चों को कैसे रोक पाऊंगी कि हाँ कि आप बेटा ये नहीं करो। वो क्या बोलेंगे, नहीं पापा ने भी किया, हम भी करेंगे। तो उसके बाद भी मैं सहन करती गई, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएंगे टाइम से ठीक। बट जब बात बच्चों पे आ जाती है ना, फिर माँ को स्टैंड लेना पड़ता है। क्योंकि अभी तक मैं झेल रही थी, मेरे ऊपर बात थी तो मैं झेल रही थी। बट बच्चों पे जहाँ बात आ गई, बच्चों पे मारना पीटना गाली गलौज, तो मुझे लगा नहीं, अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो मुझे अभी कुछ करना चाहिए शायद। तो उस दौरान जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरी फैमिली इंडिया में नहीं थी, वो कनाडा में थी। बट मेरा डिसीज़न लेना उस टाइम पे इतना ज़रूरी हो गया था कि मुझे लगता था कि मैं नहीं ज़िंदा रह पाऊँगी शायद अब इस इंसान के साथ। नहीं तो क्योंकि वो टॉर्चर था, वो हाई लेवल वाला टॉर्चर होता था कि या तो मैं खुद से सुसाइड कर लूँ। बट मैंने कभी सुसाइड का नहीं सोचा, क्योंकि मेरे को अपने आगे 2 बच्चे दिखते थे हमेशा कि मेरे अलावा फिर इनका कौन है। क्योंकि आपको पता है चाहे हमारा कितना ही अपना हो, हमारे बच्चों को कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखता। और जो वो 10 साल थे ना, गुड़गांव में मेरा खुद का घर भी था। मैंने जो टॉर्चर झेला है, जो मेरे साथ गाली गलौज होती थी, वो मेरे जो नेबर्स थे उस टाइम के, वो रिलेट कर पाएंगे इस बात को, क्योंकि उन्होंने मेरे को देखा है टूटते हुए। मुझे उन्होंने देखा है रात को 12-12 बजे। आप बिलीव करोगे, एक लेडी स्कूटी पे, छोटे वाला बेटा भी जब हो गया था इवन, मैं स्कूटी पे उसको पैरों में बिठाती थी और पीछे अपना बड़ा बेटा बिठाती थी। उसकी कंपनी के सामने मैंने जाना, रात को 11 बजे नहीं देखना टाइम, 12 बजे नहीं देखती थी कि मुझे लेके आना चाहिए, हो सकता है कि वो वहाँ बैठे होंगे। मैंने उनको ढूंढना हमेशा कि हाँ यहाँ पे होंगे, यहाँ चली जाती हूँ। इवन मेरे को उनका सारे फ्रेंड सर्कल, मेरे नेबर्स वो समझाते थे कि पल्लवी आप रहने दो, वो नहीं सुधरेगा, आप घर जाओ, बच्चे हैं छोटे, सेफ नहीं है। वैसे भी आपको पता है दिल्ली गुड़गांव में सेफ नहीं है। बट फिर भी मैं परवाह नहीं की मैंने कभी किसी की, कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड को सही करना है, इन चीज़ों से दूर करना है, मैं लेके आऊँगी, मुझे ज़रूरत है उनकी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसी ऐसी जगह पे उनको उठा के लाती थी जहाँ पे एक लेडी का आधा घंटा या 10 मिनट भी खड़े होना सेफ नहीं है। बट मैंने वो चीज़ें भी की कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे को अपना घर चलाना है, घर बसाना है, तो मैं वो चीज़ें करूँगी। इवन उनके पेरेंट्स को सारी चीज़ें पता होती थी कि ये रातों को कहाँ जा रही है उसको ढूंढने। हर महीने 20 दिन में उनका एक्सीडेंट होना, क्योंकि ड्रिंक इतनी करना और ड्राइव करना फिर वो सेफ नहीं होता है। और बहुत बार एक्सीडेंट होते थे और फिर भी पेरेंट्स नहीं आते थे कभी। बहुत बार ऐसा हुआ कि पेरेंट्स नहीं आए कभी भी। अकेली ने बच्चे भी और हॉस्पिटल भी संभालना, और फिर भी उस इंसान के लिए मैं एक घटिया औरत थी कि नहीं। क्योंकि मैं उनके तरीके से नहीं चल रही थी जैसा वो चाह रहे थे। ऐसा हो जाता है एक टाइम पे आके कि ये सब चीज़ें होती गई, अंदर ही अंदर मैं घुट रही थी उन चीज़ों में कि मैं इतना पढ़ी लिखी होके, मुझे नेबर्स बोलते थे मेरे कि बेटा इतनी पढ़ी लिखी होके इस गवार के साथ रह रही हो, जिसको ये नहीं पता उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, उसको देखना है, क्यों इसके पीछे पड़ी, उसको छोड़ो, लाइफ को आगे बढ़ाओ। आप इतना कमा रही हो, क्योंकि मैं वेल सेटल्ड, मैं अपना अच्छा खासा इनकम था मेरा मंथली, मुझे नीड नहीं थी कि मैं उनके पैसों पे पल रही थी, नहीं। बट एक कहते हैं ना फैमिली थी,
वो माइंड में रहता है हमेशा कि पत्नी हूँ मैं किसी की, मुझे शायद अभी इनको एक और मौका देना चाहिए। एक मौका करते करते मैंने 10 साल निकाल दिए कि ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएंगे, नहीं हुए, पर बल्कि और बढ़ते ही चले गए वो उन चीज़ों की तरफ। आप यहाँ पे सिर्फ नशे की और ड्रिंक की बात नहीं करूँगी मैं, आप समझ पाओगे शायद मैं जो बोलना चाह रही हूँ। शायद मैं पब्लिक के सामने वो चीज़ नहीं इतना रख पाऊँगी कि वो कहाँ कहाँ, मतलब लड़कियों से शरेआम बातें करना, मुझे बोलना इवन कि हाँ तेरे बाप से जो होता है क्या उखाड़ लेंगे मेरा, मैं करूँगा, मेरी लाइफ है। तो आप ये लगाइए ना कि कोई भी आदमी अगर औरत को बोल रहा है अपनी पत्नी को, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। हमारा समाज ऐसा है कि आदमी चाहे 10 औरतों से बात कर रहा है वो फिर भी सही है, और औरत अगर एक इंसान से बिना किसी रिलेशन से भी आप बात करोगे खड़े होके, तो उसको इतना गलत बता दिया जाता है कि ये तो खेल है इसकी। इतने गंदे गंदे वर्ड यूज किए जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी औरतों की तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, इमोशंस खत्म हो चुके हैं हमारे अंदर। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं जहाँ रहती थी, जहाँ मेरा घर था, वहाँ पे हमारे नेबर्स थे जिनका बेटा था एडवोकेट था, वो एडवोकेट हैं वो। मेरे को जैसे जैसे नेबर्स बोलते थे कि इसके साथ क्यों रह रही हो, जब खुद का कमा रही हो, मार पिटाई क्यों सहन कर रही हो, इतनी गाली गलौज, इतना गिर चुका है ये इंसान, जिसको ये नहीं दिख रहा अपने बच्चे पालने हैं। कोई भी इंसान है, कोई भी एक औरत है ना, वो अपने तक झेल जाती है। बट जब एक आदमी एक बाप बन जाता है तो औरत को ये उम्मीद होती है कि शायद अब ये सुधर जाएंगे, क्योंकि एक पिता बन गया वो हमारे समाज में है ना, एक मतलब हमारे संस्कृति में है कि ठीक है पत्नी तक मुंह नहीं बनता है, कोई बात नहीं, पर हमारे घर में बोलते हैं जैसे ही बच्चे हो जाते हैं ना, बच्चा होगा तो मुंह बन जाएगा, ठीक है थोड़ी ममता बनने लग जाएगी, कोई बात नहीं। तो वो होता है हमारे, मतलब हम लड़कियों में या हम जो महिलाएं होती हैं उनको इस तरीके से मतलब कि सोशली ट्रेंड किया जाता है कि बच्चा होने के बाद मुंह बन जाता है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी नहीं बनता है, कि कुछ हमारे परिवार देखने को मिलते हैं कि जो मर्द होते हैं हमारे, वो स्टार्टिंग में कैसे होते हैं, बट जैसे ही बच्चा हो जाता है तो उनमें बदलाव आते हैं, चीज़ें बदलती हैं, पर वो हमें कहीं ना कहीं सिर्फ 2% देखने को मिलते हैं, बाकी नहीं। तो वही था मुझे कि बच्चे होने के बाद शायद ये सुधर जाएंगे, बट वो चीज़ें और ही बढ़ती चलेगी। घर पे आना नहीं, बच्चों को टाइम नहीं देना। इवन एक पत्नी को क्या होता है कि आराम से बैठ के आप, जैसे आपको लगता है आप हारे थक के आए हो बाहर से, है ना, कोई भी काम से, आपको लगता है कि हाँ शायद आप ये पूछ लोगे ना कि आपका आज दिन कैसा रहा, तो एक बीवी उसी में खुश हो जाती है कि हाँ हमें कोई पूछने वाला है। जब वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में होती नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं कमी खलने लगती है कि इंसान की, चाहे उसमें कोई लड़का है चाहे उसमें कोई लड़की है। मैं यहाँ एक सिर्फ लड़के को ही दोष नहीं दूंगी, इसमें लड़की भी होती है, लड़का भी होता है, जिनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो मैंने जो वो मेरे नेबर्स थे, उनका बेटा एडवोकेट है जो, उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई। वो क्योंकि एक्चुअली वो सब देखते भी थे जो मैंने टॉर्चर झेला है मेरी लाइफ में, जो मैं टूटी हूँ इतना, वो सब देखते थे मेरी चीखें, जो मुझसे वो गाली गलौज गली में शरेआम खड़े होके पब्लिक प्लेस पे थप्पड़ लगा देना एनी टाइम, वो चीज़ें उन्होंने देखी मुझे। तो मैंने उनके बेटे से बात की जो एडवोकेट हैं वो, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है क्या जिससे मेरी लाइफ ट्रैक पे आ जाए। तो वो बोले हाँ कोई इशू नहीं है, हम इसको डीवी का केस डालते हैं। ये एडवोकेट मतलब कैसे देखते थे आपको, कहाँ थे मतलब वो? ये बिल्कुल मेरे घर के सामने रहते थे। अच्छा। हाँ जी, तो वो लोग रेंट पे रहते थे तब उस टाइम। मैं भी मेरा घर था जो खुद का, वो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे सेल करके हम वहाँ पे रेंट पे गए थे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हमने प्लॉट लिया था, वो बन रहा था। तो मतलब उन्होंने काफ़ी टाइम तक मेरे को देखा वहाँ पे टॉर्चर झेलते। उनको मेरी लाइफ की स्टोरी पता चल चुकी थी कि इतना टूट चुकी है। तो मुझे लगा कि मुझे हेल्प लेनी चाहिए शायद। अब कहते हैं ना कानून बना इसीलिए आपको इंसाफ दिलाने के लिए। तो वही चीज़ मेरे माइंड में थी कि जब और लड़कियां ऐसे कर रही हैं उनको भी तो इंसाफ मिल रहा है, शायद इस चीज़ से डीवी का डालने से शायद ये कि थोड़ा ये हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा लंबा खींचे केस या कुछ भी मैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश करूं। मेरे वो थोड़ा डर पैदा करने की कोशिश हो रही थी कि भाई हाँ थोड़ा डर हो जाए और ये थोड़ा ट्रैक पे आ जाए कि अपनी लाइफ सुधार ले, अपने बच्चों में और बीवी में टाइम दे। तो वही हुआ कि उनसे बातचीत शुरू हुई, केस डाला गया, डीवी का केस डाला गया। पहले
धीरे धीरे उनसे बातें शुरू हुई। तो एक होता है ना दी कि जब इंसान इतना टूटा होता है, चाहे उसमें लड़का है चाहे लड़की है, एक स्पेस होती है हमारे अंदर जो कभी भरी नहीं होती। कि आपको जिस हिसाब से आपको हस्बैंड हमसफर चाहिए होता है ना, वो जो हमारी इमेजिनेशन होती है कि हाँ वो रह जाता शादी होएगी तो इस तरीके का हमसफर मिलेगा, बिल्कुल, और इस तरीके से केयर करेगा या फिर कुछ भी वो है, चीजें माइंड में रहती है ना हमारे। क्योंकि जब हम सफर अच्छा नहीं होता तब ये चीजें ख्यालात आते हैं। नहीं तो अगर हम सफर अगर अच्छा होता है तो कोई भी लेडी, मैं नहीं मानती हमारी पब्लिक जो भी जनता देख रही है, मैं उनको बोलना चाहूंगी, कोई भी लेडी नहीं चाहेगी कि उसका घर बर्बाद हो, घर टूटे, कोई भी लेडी नहीं चाहती। बिल्कुल, वो अपना 101% देती है अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, कि नहीं अब मैं इनके साथ शादी होके आई हूँ, मुझे इनके साथ ही अपना घर बसाना है। तब वो चीज होती है जब उसको समझा ही नहीं जाता। उसको भी तो प्यार की नीड है, उसको भी तो केयर की नीड है, तो वो कहाँ से लाएगी? क्योंकि उसके अंदर भी कुछ फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होंगे उसके, कि उसको कोई सुने, उसको कोई समझे, उसको कोई बोले कि हाँ आप ठीक हो। सिर्फ आपका ये बोल देना आप ठीक हो, उसको हील कर जाता है, चाहे वो कितना ही दुखी है। तो वही सब चीजें मेरे साथ हुई। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, मेरी केस के रिगार्डिंग बातचीत शुरू हुई, तो वो धीरे धीरे एक फ्रेंडशिप की तरफ चली गई। जिस एडवोकेट से आपकी बात केस के रिगार्डिंग हुई थी? अच्छा, जो चीज़ आप सोचते हो ना कि हाँ हमें ये इंसान कि हमें समझ सकता है, उसकी बातें आपको ऐसा कर जाती है ना कि यार आपको मतलब उस टाइम पे आपको ऐसा फील होता है ही इज द राइट पर्सन फॉर मी। क्योंकि उसकी जो बातें होती है ना, आपको एक होता है अटैचमेंट होना किसी से। मुझे लाइफ में किसी से अटैचमेंट नहीं हुई थी। वो एक पर्सन मेरी लाइफ में ऐसा आया कि जिसको देखते मुझे अटैचमेंट एक होता है अलग सा, कि हाँ शायद ये ही इंसान है जो मेरी फीलिंग्स को समझेगा। क्योंकि उनकी बातें जो होती थी वो ऐसी होती थी कि जो मेरे माइंड में 24 घंटे चलती थी कि हाँ ये तो मैं सोचती थी और ये तो वो ही बोल रहे हैं। इतना केयर दिखाना, इतना प्यार दिखाना कि मैं हूँ आपके साथ, अब से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, मेरे होते हुए मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा बट मैं आपके साथ आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। ये कॉमन वर्ड होते हैं, कॉमन वर्ड होते हैं। ये आपको है ना 11वीं 12वीं का बच्चा भी बोलता सुनाई दे देगा, बट हम लोग कभी उस चीज़ों से निकले नहीं होते है ना। उस टाइम पे भी बच्चे ऐसे ना, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं, हाँ जी, पढ़ना नहीं आ रहा उनको, उनसे 2 पेज लिखवा के देख लो, वो लिखने नहीं आएंगे। हाँ जी। पर अगर लड़की होगी ना तो बोलेगा तेरे लिए लड़ जाऊंगा मैं। बिल्कुल, हाँ जी। ये कर दूंगा। वो चीज़ें हमारी लाइफ में जब हुई नहीं होती ना और सडनली वो चीज़ें होती हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार शायद यही इंसान ऐसा है जो मुझे समझेगा। और आप क्या है, कोई भी एक औरत होती है ना, वो बहुत इमोशनल होती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। आप किसी भी लेडी को देखेंगे तो वो इतना इमोशनली टच में आ जाती है उस इंसान के कि वो उससे सारी चीज़ें डिस्कस करना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो आपने तो उसको अपनी सारी वीकनेस बता दी, उसको पता चल चुकी हैं कि आप कहाँ से टूटे हुए हो असली। बिल्कुल। बट आपको पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान आपको उन्हीं चीज़ों को लेके आगे आगे आपका यूज़ करेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपका ट्रस्ट होता है ना, जो वो ट्रस्ट आपका वहीं तक, कहते हैं ना कि जब इंसान प्यार करता नहीं तो करता नहीं, अगर करता है वो जुनूनियत वाला हो जाता है। बिल्कुल, कि सही गलत की परख ही नहीं होती। शुरू होके और उस इंसान तक खत्म हो जाती थी। मैं उससे मतलब उस हद तक गिरी हूँ कि जहां तक कोई और सोच नहीं सकती शायद, वहां तक मैं गिरी हूँ उस इंसान के लिए। क्योंकि वो सपने और वो फ्यूचर दिखाया गया मेरे बच्चों को भी इवन कि जो एक फादर ने 10 साल में नहीं दिखाया था। तो आपका ट्रस्ट तो नेचुरली है ना बढ़ना उसकी तरफ, कि जो इंसान मेरे, क्योंकि हमारे इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, जब भी ऐसा होता है कि डाइवोर्स हो चुका है अगर किसी लेडी का, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर बच्चे हैं हमारे पास, कि कोई भी रीमैरिज अगर हम करते हैं तो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो उसके बच्चे नहीं हैं। 100 में से 98% ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते ना। तो वही चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे इनसे बातें शुरू हुई, देखो कोई अब हमारी लाइफ में कोई ना कोई क्लोज फ्रेंड्स भी होती हैं। तो जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स थी, मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स नहीं हैं, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रखती हूँ शुरू से। वो चीज़ें हुई कि जब ये चीज़ें शुरू हुई, मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस की कि ऐसे ऐसे मेरी लाइफ में है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनके साथ आगे की लाइफ भी देख रही हूँ कि हाँ मेरी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी।
आप यकीन करोगे उस टाइम पे भी मेरी फ्रेंड्स ने ये बोला कि नहीं वो पागल तो नहीं बना रहा, क्योंकि आप बच्चे कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो अनमैरिड पर्सन है, उसको तो लड़कियों की कमी नहीं है। मैंने उनको जैसे ही बताया कि जरूरी नहीं होता कि एक लेडी टूटी होती है, हमेशा आदमी भी टूटा हो सकता है। क्योंकि जो वो एडवोकेट हैं वो जब स्टार्टिंग में मेरी बातचीत शुरू हुई उन्होंने मुझे बोला कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था। अच्छा, वो एडवोकेट कहाँ है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव में, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को अपने पास्ट के बारे में बताया सब, कि मेरे साथ एक लड़की थी वहाँ पे कोर्ट में ही एडवोकेट थी, ऐसे ऐसे करके मैं उसी कोर्ट में। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आप बता रहे हो गुड़गांव वाले, उसी के साथ में लॉयर थी उनके लॉयर साथ। थी। अच्छा, कि मेरी लाइफ में थी, उन्होंने ऐसे जो भी बताया मुझे कि मैं रिलेशनशिप में आ गया था। तो अभी उस लड़की के टॉर्चर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मीन्स जो जिस एडवोकेट के साथ आपका रिलेशन बन चुका था, हाँ जी, उनकी भी कोई एक्स थी। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ और वो मुझे टॉर्चर करती है बहुत। तो मैंने उनको यही समझाया कि फैमिली से बात कीजिए आप इसके रिगार्डिंग, कि सही नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, फैमिली को नहीं बता सकता हूँ मैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैमिलीज को नहीं बताई जाती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे को कभी समझे ही नहीं। उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि मेरे पेरेंट्स तो खुद मुझे इतना टॉर्चर करते हैं। किस तरीके का टॉर्चर? तो मैंने बोला कि क्यों, इसका रीज़न होगा कुछ, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे को क्यों टॉर्चर करेंगे, एक माँ बाप अपने बच्चे को कैसे टॉर्चर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो मेरी मदर थी, मैं जब 2-2.5 साल का था वो एक्सपायर हो चुकी थी। अच्छा। तो ये मेरी सेकंड मदर है। तो उसके बाद इनका एक ब्रदर है सेकंड मदर से कि वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझे इतना टॉर्चर किया जाता था, मुझे हॉस्टल भेज दिया गया, मुझे मतलब ये बोला जाता है कि तू अपनी माँ को खा गया। मेरी फादर की तरफ से ये बोला जाता था कि तू अपनी माँ को खा गया। आप बिलीव करोगे, इन बातों से आपको क्या फील होगा कि यार ये इंसान कितना टूटा हुआ है, कितना कुछ झेल रहा है। क्योंकि हम अपनी जो दिनचर्या में देखते हैं ना लेडीज़ों को, तो ज़्यादातर हम लेडीज़ को रोता हुआ देखते हैं। बिल्कुल। अगर हम किसी मर्द को रोता हुआ देखते हैं तो हमें फील होता है यार टूटा हुआ इंसान, क्योंकि मर्द इतना जल्दी रोते नहीं किसी के सामने। वो हद करके क्या आएंगे, अकेला पड़ जाएंगे, चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, या फिर कुछ ज्यादा ही गाली गलौज पे उतर जाएंगे, बट रोएंगे नहीं। वो बहुत रेयर लोग होते हैं जो रो करके निकलते हैं। वही बात है ना, जैसे औरतों को सोशली ट्रेंड किस तरीके से किया जाता है, इमोशनली किया, उसी तरीके से हमारे जो ये भाई हैं, जो लड़के हैं, मैम जो पुरुष जात है, उनको भी सोशली ट्रेंड किया जाता है। माइंड कॉन्सेप्ट उनके अंदर डाला जाता है, तू तो मर्द है, रो नहीं सकता है, तू तेरे को रोने की इजाज़त नहीं है। बल्कि अगर कोई बढ़ता हुआ बच्चा, उसमें मैं ही क्यों ना हो, तो बोलेगा तू लड़का है, कोई ऐसे रो रहा है लड़कियों की तरह, ये सेंटेंस आता, तू लड़का है क्या, तू लड़कियों की तरह रो रहा है। तो उसमें माइंड, मतलब पुरुषों को भी इस तरीके से सेट किया जाता है माइंड से कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम अपना घाव नहीं निकाल सकते। और जो इंसान किसी लेडी के सामने घाव निकाल रहा है तो वो डायरेक्टली हम उसके, जो ही बात है ना कि वो स्टक करता है एकदम माइंड में कि भाई मर्द रो रहा है तो कुछ ज़्यादा ही परेशान या कुछ ज़्यादा ही चीज़ें होंगी। तो वही चीज़ें हो रही थी। उनका डेली का मेरे पास आके रोना, इतना कुछ बताना, मेरी एक्स ने ये किया मेरे साथ, मेरी इसने ये किया, मेरी फैमिली ये करती है मेरे साथ। तो उस टाइम पे मुझे जो मेरा प्यार था उसके लिए और बढ़ गया। वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि मैं जिस हिसाब से टूटी हुई थी, तो मुझे लगा ये इंसान तो मेरे से ज्यादा टूटा हुआ है। क्योंकि मेरे पास तो चलो मेरी फैमिली है ना, मेरे फादर है, मेरा ब्रदर है, सिस्टर है और सब हैं कि मुझे जो प्यार करते हैं, बट इसके पास तो कोई भी नहीं है। तो बहुत अकेला इंसान, क्योंकि आपको दिखाया ही इस तरह से गया कि आप उसकी बातों को इतना बिलीव कर गए कि आपको फिर उसके अलावा, उस इंसान के अलावा बाहर की दुनिया नहीं दिख रही आपको कि बाहर क्या चल रहा है। और ना इस पे शक हुआ कि भाई कभी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं क्या? कभी मेरे को शक नहीं हुआ। तो क्या आपने अपने पेरेंट्स, जो आपके खुद के पेरेंट्स हैं, उनको एडवोकेट जो हैं, जो आपके साथ रिलेशन में, जिनके साथ आप लिव इन में रहने लग गई थी, ठीक है, तो वो क्या हुआ था कि उनको पता थी इनके बारे में? मेरे हस्बैंड के थ्रू पता चला था, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को चीट नहीं किया था। मैं जब से बातचीत मैंने शुरू की,
एक होता है, एक औरत अगर करना चाहे कैसे भी चीट कर सकती है, बट मैंने नहीं किया। मैंने अपने हस्बैंड को मैंने बिल्कुल ही मतलब एक होता है ना कि नहीं आप नहीं, अब आपने बहुत कर चुके हो आप, अब मेरे को टॉर्चर मुझे नहीं चाहिए आप लाइफ में, मैं से प्यार करती हूँ बहुत और मुझे उनके साथ रहना है। तो वही सब मैंने किया। मैं डरी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था मैं गलत थोड़ी ना कर रही हूँ यार, मुझे भी हक है, मुझे राइट बनता है। हर एक इंसान को राइट बनता है अपनी लाइफ को मूव ऑन करना। जब वो इंसान एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, वो चाहे किसी भी तरीके से कर रहा है, वो अपने तरीके से कर रहा है एंजॉय, तो मुझे भी लगा कि नहीं मेरी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई, मुझे बच्चों के लिए जीना है और अच्छी जिंदगी देनी है मुझे बच्चों को, तो मैं भी ये अपनी लाइफ को मूव ऑन करूंगी। तो वही चीज हुई कि जैसे जैसे बातें बढ़ती गई, पहले डीवी का केस जला, तो से जैसे ही ज्यादा रिश्ते बढ़ने शुरू हुए, लिव इन में आए हम लोग, तो वो बोले कि आप अब ऐसा करो, आपको इसके साथ नहीं रहना, हम डाइवोर्स का डालते हैं, क्योंकि हम जल्दी से मैरिज करेंगे और आप सेपरेट रहिए। तो आप क्या करोगे वहाँ पे, आपका जब इतना विश्वास बढ़ा हुआ है, आप उसको हद से ज्यादा प्यार कर रहे हो, आपको अपनी फैमिली नहीं दिख रही उस टाइम पे, कि आपके पेरेंट्स भी समझा रहे हैं कि हाँ ये बाहर की दुनिया होती है ना, जो जिनको पता चल जाता है कि आप टूटे हुए, वो फायदा उठाती है, बट आपके ऊपर तो भूत सवार है प्यार का, आपको तो अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स दिख ही नहीं रहे ना उसमें। तो वही सब मेरे साथ चल रहा था कि मेरे फ्रेंड्स समझा रहे हैं मुझे सारे कि ये इंसान देखना थोड़े टाइम बाद तेरे को धोखा देगा, 101% देगा। आज मैं अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की बातें याद करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने शायद इनकी बात मान ली होती, आज मेरी लाइफ में ये सब नहीं होता। बट उस टाइम पे हमारी आंखों पे पट्टी बंधी होती है प्यार की, अंधे प्यार की, इतना अंधा विश्वास। मैं अपने आप को बेवकूफ़ बोलूँगी यहाँ पे, मैं सबके सामने अपने आप को बेवकूफ़ बोलूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप कैसे चल सकते हो। जब एक पति आपका नहीं हुआ, एक बाप अपने बच्चों का नहीं हुआ, वो सेकंड पर्सन आके आपके बच्चों को क्या प्यार देगा? बिल्कुल नहीं देगा ना। बट मैं उस टाइम पे इतना अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। मेरी दुनिया ऐसे होती थी कि यहाँ से ही शुरू होके यहाँ ख़त्म हो जाएगी। अगर ये मेरे लाइफ में नहीं रहे ना, मैं बोलती थी इवन अपनी फ्रेंड्स को कि अगर ये मेरी लाइफ से चले गए ना, तो शायद मैं उसी दिन मर जाऊंगी, मैं इसके बिना नहीं जी सकती हूँ लाइफ। तो वही सब चलते चलते उन्होंने बोला कि सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाओ इससे, मैं डाइवोर्स का भी डाल रहा हूँ, जल्दी से डाइवोर्स फाइनल होगा तो वो मैरिज कर पाएंगे। मैंने बोला ठीक है आप जैसे, क्योंकि एक ट्रस्ट बना हुआ था कि आप जो करोगे ठीक करोगे शायद, ठीक है। सेपरेट हो गई मैं, ये लिव इन में आ गई। तो फिर एकदम से बोलते हैं कि घर वाले फोर्स कर रहे हैं मैरिज का, मुझे मैरिज करनी पड़ेगी। कितने साल तक आप लिव इन में रहे? हम अराउंड 3 years, 3.5 year हो तो गए। 3.5 years आपका सब कुछ ठीक रहा? सब कुछ ठीक रहा, नॉर्मल चल रहा था। बीच में फिर एकदम से बोलते हैं कि आपका डाइवोर्स नहीं हो पा रहा है ना, अभी टाइम लगेगा इन चीज़ों में। इतना मेरी फैमिली ना अभी बहुत प्रेशर कर रही है मुझे, क्योंकि शादी की एज है, तो हर एक पेरेंट्स बोलते ही हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, कि शादी करो शादी करो। मैंने इनको बोला कि आप घर पे अपने बात करो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो शादी किसी भी लड़की से। तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, और शायद जनता के मन में भी ये सवाल आया होगा कि उसने आपको बोला कि भाई शादी करनी है मुझे, या तो क्या कभी इन 3 साल के अंतराल में आपने उसको ये नहीं बोला कि आप अपनी फैमिली से तो मिलवा दो मुझे, या फिर अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस तो कराओ? उनकी फैमिली से बिल्कुल बहुत अच्छे से रिलेशन था, आना जाना था, सब कुछ था। जब मिलवाया हुआ था आपको? मैं उनके घर के सामने ही रहती थी। मेरी बातचीत होती थी उनकी मदर से, बट उनको ये था कि जैसे एक क्लाइंट होता है, ऐसे क्लाइंट गई थी ना मैं तो उनके पास, एज अ क्लाइंट गए थे। अच्छा, जब आप लिव इन में रहने लगे थे तो उनकी फैमिली को नहीं पता था कि हाँ हो सकता है कि हाँ अच्छे फ्रेंड्स हैं ये दोनों, बाकी कुछ नहीं है इनके बीच में। मैंने बहुत बार एज अ क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं आपको। तो मैंने इनको बोला कि आप बात कीजिए घर पे, कि मैं तो नहीं कर सकता किसी और से मैरिज, मेरे तो मतलब मैं किसी के साथ हूँ अभी। क्योंकि मैंने उनको ये बोला कि मैं सिर्फ आपकी वजह से सेपरेट हुई हूँ अपने हस्बैंड से। क्योंकि मैंने तो जब केस स्टार्टिंग में डाला, मैंने ये सोच के डाला था कि वो डर के शायद बच्चों के लिए ठीक हो जाएंगे, ये चीजें छोड़ देंगे। मैंने ये सब नहीं सोचा था कि मैं लाइफ आपके साथ आगे तक की देख लूंगी। हाँ वो हो गई, वो आपके बस में नहीं होती, शायद किसी के बस में नहीं होती हैं ये चीजें, वो हो गई। तो उस टाइम पे
मैंने इनको बोला कि आप फैमिली से बात कीजिए, आप क्लियर बता दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी और की लड़की की भी लाइफ बर्बाद हो। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, अगर कोई और लड़की आएगी तो वो भी ये चाहेगी मुझे पति का प्यार मिले। बिल्कुल। यहाँ पे जिसमें आप 10 साल गलत बोलेगी ना, नहीं तो कि जब आपको पता था तो आपको पीछे हो जाना चाहिए था। बट आप ये बताइए ना, मैं पीछे कैसे हो सकती थी? मेरे पास तो पीछे जाने का रास्ता खत्म, पेरेंट्स से भी खत्म और हस्बैंड से भी खत्म। तो मैं कहाँ जाती? मैं किसको बोलती? कहाँ जाती मैं बच्चे लेके? तो मुझे जैसे जैसे मैनिपुलेट किया गया कि नहीं ऐसे करते हैं, अभी उनकी मर्जी से शादी कर लेता हूँ और 3-4 मंथ्स के बीच में इसको डाइवोर्स दे दूंगा। और डाइवोर्स देने के बाद इतना आपका भी हो जाएगा, फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि मैं भी डाइवोर्स ही हो जाऊंगा, आप भी डाइवोर्स ही हो जाओगी। यहाँ पे देखो, आप मेरा विश्वास देखोगे, यहाँ तक हो जाने पे भी मैंने खुद को बहुत तोड़ा उस टाइम पे कि ऐसा होगा, मैं कैसे देखूंगी सामने से। बट वो चीज़ हुई मेरे सामने और मैंने देखी भी, क्योंकि आई हैव नो ऑप्शन। क्या कर सकती हूँ मैं डाइवोर्सी नहीं हूँ कि मैं वहां पे जाके खड़ी हो जाऊं कि भाई ये मेरे साथ रिलेशन में है, ये कैसे शादी कर सकता है। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप कैसे रोक सकते हो किसी की शादी? या तो आप उस टाइम पे ये करोगे कि आप दूर हो जाओगे। दूर भी आप तब हो सकते हो ना कि आपकी अटैचमेंट ही खत्म हो गई। कैसे खत्म हो सकती है? जिसने इतने सपने दिखा दिए हैं, जिसने आपके हस्बैंड से अलग करा दिया है, चाहे वो हस्बैंड कैसा ही था, मार पिटाई हो रही है, ड्रिंक, बट मैं रह तो रही थी ना एक फैमिली में, अच्छी खासी जॉब पे थे वो। तो जब उन्होंने शादी की या आपको बोला कि कुछ महीने के लिए मैं शादी कर लेता हूँ, तो आपके मन में आए नहीं ये सवाल कि भाई मुझे अलग हो जाना चाहिए, तो मुझे धोखा दे रहा है? मेरे मन में ही नहीं आया। इवन मेरे नेबर्स ने मुझे बोला, जिनको मैंने बताया हुआ था, जो मेरे क्लोज से बहुत, उनके भी नेबर थे वो, कि ऐसे उन्होंने मुझे बड़ा समझाया कि भाभी ऐसा नहीं होता, ये चीट कर रहा है। बट फिर वही एक ही चीज कि आप लोग बुरे हो, आप लोग चाहते ही नहीं मैं इसके साथ रहूं, क्योंकि आपकी दुनिया तो वही था, वो वहां से आपको कुछ नहीं दिख रहा। भरोसा, वो जो एक भरोसा था ना, 10 साल वो भरोसा किसी ने दिया नहीं, फिर एकदम से 3 साल से कुछ ज्यादा ही दे दिया। हाँ जी। तो बच्चों को भी इतना प्यार किया जिस इंसान ने, एक फादर से भी नहीं हो पाया जो चीजें, वो चीज एक इंसान कर रहा है, तो आपका भरोसा तो बढ़ता जाएगा ना कि जहां अब तक इसने इतना कुछ किया तो शायद ये भी हो जाएगा। वो मैंने होने दिया। वहां पे फिर सब नॉर्मल चलता गया। मेरे को जैसे जैसे बोला गया लोगों की तरफ से कि अब देखना, अब तेरे को ये अपने रंग दिखाएगा, ये आपको टाइम नहीं देगा बिल्कुल भी, ये चीट कर रहा है ये लड़का। एक लड़की जब सच्चा प्यार करती है ना, वो बहुत लॉयल्टी से निभाती है, चाहे वो पर्सन उसकी लाइफ में हो या फिर ना हो। आप बिलीव करोगे, जब मैं इनसे बातचीत स्टार्ट हुई, मेरा सब कुछ स्टार्ट हुआ, मैं उस टाइम अपने हस्बैंड के साथ ही उसी घर में रहती थी। कोई भी लेडी अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में ना रहे, ऐसा हो सकता है कि घर में होते हुए? बट मैंने वो भी निभाया, बहुत लॉयल्टी से रिश्ता निभाया कि नहीं, अब आप मेरी लाइफ में नहीं, ऐसे मेरे साथ आपका कुछ नहीं रहा, आप अपना मूव ऑन कर चुके थे तो मैंने अपना कर लिया। वो चीज़ें यहाँ तक भी निभाई। वो तो दोनों तरीके के फैक्ट होते हैं। हाँ, कि पहला चीज ये कि उन्होंने इमोशनली इतना तोड़ा हुआ है आपका, तोड़ा हुआ है, तो किस तरीके से वो चीज निभ पाएगी? तो वही सब होता गया, नॉर्मली चल रहा था। उसकी मैरिज के बाद भी नॉर्मली मैंने कहा नहीं यार, ये इंसान नहीं चेंज हुआ। काफ़ी टाइम निकल गया, तो 6-7 महीने बाद मुझे बोलते कि वो चली गई और हम डाइवोर्स फाइनल कर रहा हूँ। तो आपको उस टाइम पे फिर और बिलीव बढ़ गया ना, वहाँ पे आके तो आपका और भरोसा बढ़ गया कि जो इन्होंने मुझे साथ कमिटमेंट करी थी इस बंदे ने, तो वो निभाई। क्योंकि मैं इनको बोलती थी कि आप बात कीजिए, देखिए मैं नहीं चाहती किसी भी लड़की के साथ गलत हो, या तो आप उससे ही बात शेयर कीजिए। तो बोले नहीं, मैं अपने आप देख लूंगा। उनकी एक ही बात रहती थी, मैं अपने आप देख लूंगा। और जो उनकी वाइफ थी या जिनके साथ शादी हुई, उनको आपके बारे में पता था कि मेरे हस्बैंड इस तरीके से लिव इन में रह रहे हैं किसी के साथ ऑलरेडी? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है उसको, हाँ एक बार मैंने पूछा था जैसे ही, तो बोले हाँ मैंने उसको बता दिया है सारा कुछ, इसलिए हम रिलेशन नहीं है मेरा उस लेडी से कोई भी। मैंने उसको सारा कुछ फर्स्ट डे ही क्लियर कर दिया था कि उनसे मेरी शादी एक सिर्फ समझौता है, जो मुझे अपने पेरेंट्स की वजह से करनी पड़ी। बट एक क्वेश्चन था जो हर 3rd डे में उनसे करती थी कि कोई भी लड़की इतना सच पता होने के बाद घर में कैसी रुकी हुई है? अगर उसमें मैं भी हूँ
तो वो कुछ ना कुछ तो करेगी ना, भाई ऑब्वियसली जिसको ये पता चल गया कि लिव इन में है किसी लेडी के साथ या अफेयर भी है, तो कोई जो जेन्युइन लेडी होगी वो बिल्कुल नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी ना। तो वो चीज़ मेरे माइंड में क्वेश्चनिंग आती थी डेली कि वो कैसे रह रही है, पता होने के बाद भी आपके साथ कैसे रह रही है वो। बोले कि उसके फादर एक्सपायर हो गए थे शादी के 3-4 दिन बाद ही, अभी तो वो घर में ही है, तो वो भी बात किससे करेगी, उसकी मदर से तो कर नहीं सकती वो, कि अभी वो थोड़ा टाइम रुक के करेगी बात। तो वैसे ही वही भरोसा, हर जगह भरोसा करके चल रही थी मैं, वो ही चलता गया। तो थोड़े टाइम बाद बोलते कि वो अपने घर चली गई है। मैंने बात कर ली है कि मैंने आपको नहीं रखना, डिवोर्स फाइनल करना है। इवन आप देखोगे मुझे फ़ोन पे चैट दिखाई जाती है उस लड़की की कि देखो मेरा डाइवोर्स इस डेट को फाइनल हो गया है, फर्स्ट मोशन हो गया है, उसको इतनी अमाउंट पे करनी है, सेकंड मोशन इस डेट को है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे आप कहोगे कि आपने मेरे लिए जो मतलब कमिटमेंट की थी आपने निभाई, आपका भरोसा वो भरोसा वहां से बनेगा, इतना आ गया और ज्यादा बढ़ गया। तो मैंने वहां पे भी क्या बोलती हूँ मैं कि मैं नहीं चाहती इस लड़की को भी कोई दुख मिले आगे, इसको बोलना कि मूव ऑन करे लाइफ या कुछ भी। मैं समझा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती किसी भी लड़की के साथ मेरे वजह से गलत हो। बट मैं यहाँ पे अगर अपने आप को गलत बोलती हूँ तो आप ये बताइए मेरा भी कसूर कहाँ है ना। मैंने भी अपनी फैमिली छोड़ दी उस बंदे के लिए, गलत तो मेरे साथ भी हुआ ना। तो ये चीज़ दिखाने के बाद मेरा भरोसा और बढ़ गया, जहाँ से फिर एक नया मोड़ आया मेरी लाइफ में। जून में सडनली बोलते हैं कि 31 मई को कि मुझे स्टोन पेन हो रहा है बहुत और मैं एडमिट हूँ और सर्जरी बताई है डॉक्टर्स ने। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप यही बोलोगे कि आप ध्यान रखो, मैं आती हूँ, आप केयर करो अपनी। आप डेली वहाँ पे जा रहे हो, खाना लेके जा रहे हो, जो उनको पसंद है वो आप बना के लेके जा रहे हो। आप हॉस्पिटल बैठ रहे हो, वो इंसान आपको बोल रहा है हाँ मम्मा और पापा चले गए अब आप आ जाओ। आप जा रहे हो वहाँ पे, फुल डे उसकी केयर कर रहे हो, 3-4 घंटे आप अपने बच्चों को छोड़ के उस बंदे की वहाँ केयर करने जा रहे हो हॉस्पिटल। तो वो क्या बोलते हैं कि एक क्लाइंट है जिससे अमाउंट लेना है, 1 लाख अराउंड अमाउंट आना है, आप जाके ले आना स्कूटी पे जाके। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि नहीं, आप जब ठीक हो जाओगे ना आप खुद से ले आना, मैं नहीं जाऊँगी किसी भी क्लाइंट से अमाउंट लेने। बोले कि नहीं वो ऐसा ही इंसान है, वो भाग जाएगा, बड़ी मुश्किल से पेमेंट देने के लिए राजी हुआ है। तो वहाँ पे तो आपको तो यही लगेगा ना कि हाँ, क्योंकि एक फैमिली जैसे हम जब रह रहे हैं तो वो चीज़ें होती हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको ठीक लगता है तो मैं चली जाती हूँ। पहले 27 मई को बोला जाता है दोपहर में, मैं बच्चों को स्कूल से ले आती हूँ उसके बाद कि आप जाओ और पेमेंट लेके आनी है। पहले मैं मना भी करती हूँ कि नहीं आप ले आना। वो उस टाइम पे 27 मई को चंडीगढ़ या मोहाली का बोल के केस कि मैं वहाँ पे बिजी हूँ और उससे गुड़गांव से पेमेंट उठानी है। तो मैं जाती हूँ हाईवे, द्वारका एक्सप्रेस वे। आप स्कूटी हाईवे पे आपको पता है आप स्पीड कम में तो चलाओगे नहीं, नेचुरल सी बात है। और फ्लाईओवर पे तो बिल्कुल भी नहीं चलाओगे, जब खाली रोड है तो आप उसी हिसाब से चलाओगे। तो मैं पूरा स्पीड से चला रही थी। एक इको वाला आता है, आप बिलीव करोगे इतनी दूर से अगर आपको कोई हिट करेगा, कोई वैन आपको हिट कर रही है तो आप स्कूटी के साथ या तो गिरोगे, स्कूटी डैमेज होगी, कुछ तो होगा ना। अगर हम हल्का सा भी हिट करते हैं तो हमें एकदम से होता है कि हाँ हम गिरेंगे। लेडीज बहुत जल्दी से कंट्रोल खो देती हैं ड्राइव करते हुए। तो वो चीज़ हुई, वो हिट इतनी जोर से था कि उस टाइम पे मैं फ्लाईओवर से नीचे भी जा सकती थी विद स्कूटी, या मैं बीच रोड पे गिर जाती कि क्रैश हो जाती और किसी भी चीज़ से। बट क्या होता है मेरे साथ मुझे नहीं पता। मैं एक्चुअली कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, मेरे लड्डू गोपाल जी को। शुरू से बहुत मेरे को उनकी तरफ बहुत लगाव है कि हाँ मेरी लाइफ मेरे साथ साथ एक शक्ति होती है। हम जब किसी गॉड को मानते हैं ना, दिल से उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे साथ एक शक्ति होती है। मेरी लाइफ में पहले भी बहुत ऐसी चीज़ें हुई जी जब मेरे को संभाला है मेरे कान्हा जी ने। तो वही चीज़ उस दिन थी, इतनी बुरी तरह हिट होने के बाद भी मेरी स्कूटी 1 सेकंड के लिए हिली नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही मैं गिरी हूँ। वो स्कूटी वहीं के वहीं रुक गई है, जैसे किसी ने आके रोक दी गई हो।
तो आपको कुछ टाइम के लिए तो समझ नहीं आता कि ये वैन वाला इतनी बुरी तरह क्यों हिट करके गया, जबकि रोड तो खाली है, वो उधर से भी जा सकता था। मैं अपनी साइड पे ही जब चल रही हूँ तो माइंड में कुछ आता है 2 मिनट के लिए, क्या इसने जानबूझ के टक्कर मारी है। मैं स्कूटी स्टार्ट करती हूँ, उस इको वाले का आधा किलोमीटर तक पीछा किया मैंने। इवन उसको मैंने चिल्लाया कि अंधा है क्या, दिखता नहीं है क्या। उसका माइंड में नंबर नोट किया। माइंड में नंबर नोट करते ही मैंने साइड में स्कूटी लगाई और वो नंबर उनको भेजा, एडवोकेट को भेजा, लॉयर को भेजा मैंने कि देखो आप ये जो जानबूझ के हिट करके गया है, आप इसकी कंप्लेंट डालो मुझे, कि कुछ भी हो सकता था मुझे जिस हिसाब से इसने हिट किया। तो बोले कोई नशेड़ी होगा, छोड़ो ना, ऐसे हाईवे पे होता है कई बार ना, नहीं पता चलता। तुमने पेमेंट ले ली क्या? बोला मैं अभी, आप बताओगे तभी तो ना। मैं बोले कि कॉन्सेंट मॉल पड़ता है द्वारका एक्सप्रेस वे पे, कि वहां आप जाके वेट करो, मैं उन लोगों को फोन करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं वहां पे जाके वेट करती हूँ। और वो इंसान वीडियो कॉल करके आपको देखता है कि क्या आप ठीक हो, लगी तो नहीं? कहा नहीं, आई एम ओके, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, खरोच तक नहीं आई, क्योंकि मेरे साथ मेरे कान्हा जी है, मैं उनको भी ये बात बोलती हूँ। बोले ठीक है, आप कुछ पियो अभी बैठ के यहाँ पे, और मैं उन लोगों से बात करता हूँ। फिर 10 मिनट्स बाद कॉल आती है कि वो लोग नहीं आ रहे हैं, आप जाओ घर, आप चले जाते हो। तो मैं अपने बच्चों के पास जैसे चली गई, तो वही बातचीत ऐसे ही सेम मेरी कॉल पे चलती रही। जैसे आपने कंप्लेंट डाली, नहीं अभी मैं बिजी हूँ ऐसे करके, ठीक है आप कर लेना जब। अच्छा, उस इको वाले की कंप्लेंट डाली क्या आपने? हाँ जी, मैंने उनको पूछा इवनिंग में रिपीट कि आपने क्या उसकी कंप्लेंट डाली या मैं करके आती हूँ जाके? बोले नहीं कहीं नहीं जाना है, मैं खुद से कर लूँगा, ऑनलाइन कंप्लेंट डालता हूँ। नेक्स्ट डे फिर बोलते कि कंप्लेंट ले आओ, वो लोग आपको ये हाईवे के आसपास मिलेंगे, मैं कॉल कर दूंगा जैसे ही पहुँचोगे। मुझे देखा जाता है वीडियो कॉल करके कि क्या आप निकल गई हो? मैंने कहा हाँ, जस्ट अभी मैं स्कूटी स्टार्ट की है, मैं दिखा रही हूँ कि मैंने स्कूटी स्टार्ट कर ली, मैं निकल गई। आप उनको बोल दो कि वो जल्दी से पकड़ा देंगे, मुझे बच्चों को भी देखना है। आपके साथ फिर वही चीज रिपीट होती है सेम। जैसे आप हाईवे पहुंचते हो, वही को आप मेरा माइंड देखिए, मतलब मैं इतना अंधी कैसे हो रखी हूँ। वही कलर, ग्रे कलर इको का, वही नंबर, वही हिट कर रहा है। और उस दिन मेरे माइंड में नहीं बिल्कुल भी कि आज फिर हिट हुआ है, तो शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं फिर जा रही हूँ, फिर बोल रही हूँ कि आज फिर ऐसा हुआ है, आज के बाद मैं नहीं आऊंगी स्कूटी लेके। तो वो घर पे आता है, मैं बोलती हूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मेरी सुपारी दे दी है किसी ने। मैं उसी इंसान को बोल रही हूँ कि शायद मेरी सुपारी दे दी है किसी ने, कि दोनों दिन सेम डे और वही को कैसे हो सकती है। तो मुझे बोला जाता है नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई और होगा, ऐसे लगा है तुझे, पागल हो गई है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है पूरा दिन। तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो गई। इवन मैंने अपनी फ्रेंड्स से भी डिस्कस किया यही चीज़ें 2 दिन की, कि दीदी ऐसा लग रहा है कि मेरी किसी ने सुपारी दे दी, 2 दिन से ऐसा हो रहा है, और अब से मैं स्कूटी नहीं ड्राइव करूँगी कुछ दिन तक। और वो हुआ भी, वो एडमिट हुआ ना हॉस्पिटल में। तो मैं देखने भी जाती थी तो ऑटो से जाती थी। मैंने स्कूटी बंद कर दी, पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया उस टाइम पे। तो ऑटो से जाना आना करना, मैंने वहाँ पे बैठना, केयर करनी पूरा उस टाइम पे, और उनको बोलना कि जल्दी से ठीक हो के घर आ जाओ, बच्चे वेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अलाउ नहीं थे हॉस्पिटल में आना। बच्चे जिद करते थे हमें भी देखना है, हमें भी जाना है, क्योंकि बच्चों का प्यार तो मेरे से ज़्यादा बढ़ चुका था उधर। क्योंकि आपने अकेली एक औरत की फीलिंग से नहीं खेला, आपने उसके 2 बच्चों से भी खेला, बहुत बुरी तरह खेला। ये चीज़ जब उनको लगा कि तो ऑटो में आ रही है, अब कैसे पॉसिबल होगा कुछ आगे की गेम। 7 जून को मैं अपनी फ्रेंड के घर थी, मेरी जो बहुत क्लोज फ्रेंड है यहाँ पे, दीदी हैं वो मुझसे बहुत बड़ी हैं। मैं उनके घर पे थी, और उस टाइम पे क्या होता है आपको पता है, जून में बच्चों की हॉलीडे होती है, समर हॉलीडे। तो मेरे पेरेंट्स इंडिया आए हुए थे, मेरी दादी एक्सपायर हुई थी, तब से इंडिया थे वो। तो एक होता है बेटी को कि मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना है अपने पेरेंट्स के पास ना। तो मैं डेली बोलती हॉस्पिटल से कि अभी तो आप आके, अभी तो केयर होगी घर पे आपकी, आपकी मम्मी पापा के पास रहोगे, तो अभी मैं घर होके आती हूँ, बच्चों का मन कर रहा है अपनी नाना नानी के घर जाने का। तो मुझे बोला जाता है मैं ही तो छोड़ के आऊँगा, मुझे हॉस्पिटल से तो निकलने दे, मैं छोड़ के आऊँगा, बस में नहीं जाना है। तो वो चीज़ आपके साथ जब पहले भी हो रही है, वो छोड़ के आए, तो वही चीज़ होती है कि ठीक है आप छोड़ आओगे। इवन मेरी सिस्टर डेली बोल रही है कॉल करके कि क्यों नहीं आ रही हो। तो आप बोल रहे हो कि मैं अभी आ जाऊंगी, 2-3 दिन और लगेंगे, मुझे कुछ काम है। 7 जून को फिर मुझे बोला जाता है
कि आज उनसे पैसे लेके आने हैं, कब तक फ्री हो जाओगी यहाँ से। तो मैंने बोला अभी तो मैं दीदी के साथ मार्केट हूँ, और क्योंकि घर जाना होता है, फ्राइडे का दिन होता है, संडे का मुझे बोला जाता है कि संडे को मैं छोड़ दूँ, मुझे बोला जाता है कि जाके पेमेंट ले आओ। तो मैं पेमेंट लेने मुझे बोला जाता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक स्कूल है, DPS स्कूल, और उसके साथ है पेट्रोल पंप, कि आप वहाँ जाओगे, वहाँ वो बंदे खड़े हैं, वहाँ आप ले लेना। मैं बोलती हूँ कि मैं बच्चों को ले जाती हूँ साथ, तो बोलते नहीं, हर जगह बच्चों को लेके जाती हूँ, हर जगह नहीं लेके जाते ऐसे, कि पास में ही तो है, 2 मिनट क्या टाइम लगेगा, चले जाओ। तो मैं, आप मतलब निकलते हो, आपके पास बार बार वीडियो कॉल से देखा जाता है कि कहाँ तक पहुँच गई हो, 5 मिनट के दौरान ही। तो और मैं उस इंसान को दिखा रही थी कि हाँ मैं देखो, मैं पेट्रोल पंप के सामने पहुँच चुकी हूँ। वो फ़ोन कट होते ही एकदम से ऐसा फील होता है आपको कि कुछ हीट बाहर निकल गई है। मुझे नहीं पता चलता मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सामने बस 3-4 लड़के खड़े दिखते हैं मुझे पेट्रोल पंप के पास। मेरी लास्ट आवाज़ जो मुझे याद है कि भैया बचा लो, वो एक आवाज़ थी बस मेरी कि भैया बचा लो। और माइंड में मतलब मेरी आंखें बंद थी, बिल्कुल ओपन नहीं हो पा रही थी। बहुत कोशिश कर रही थी अपने आप को कि आंखें खुल जाएं। इवन मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे पूछा कि जो चीज़ें मुझे याद है 2-3 उस टाइम पे, कि आपके साथ कौन है। मैं उनका नाम ले रही हूँ एडवोकेट का, फैमिली का नहीं किसी का, क्योंकि वही है मेरे लिए तो सब यहाँ पे। नंबर बताया इवन उनका कि हाँ आप उनको फ़ोन कीजिए। उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद मुझे होश कितने दिनों में आता है। वेंटिलेटर पे थी मैं पूरे टाइम। जब मुझे होश आने के बाद, जो 20-25 दिन बाद जो होश आया, मुझे वेंटिलेटर के बाद बताया गया जो चीज़ें, वो 3 भाई जो थे मुझे उठाने वाले, मुझे कभी मौका नहीं मिला उनको शुक्रिया अदा करने का। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ना उन तीनों भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनकी वजह से मैं आज जिंदा बैठी हूँ, जिनकी वजह से आज मैं बच्चों में हूँ। क्योंकि अगर वो मुझे उस टाइम पे नहीं उठा के लेके जाते तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं बैठी होती। तो आपको गोली मारी गई थी? हाँ जी, तो मुझे गोली मरवा दी गई थी। अब इसको ख़त्म करना है तो कैसे, जिससे ये दोबारा दुनिया देख ही नहीं पाएगी। ये प्लानिंग की गई थी। क्योंकि आपको तो उस टाइम पे पता ही नहीं होता ना आपको गोली लगी है या क्या है, क्योंकि आप तो डेड कंडीशन में हो। वो बस फील हुआ आपको कि कुछ हुआ। हाँ जी, वो जब आप होश में आ जाते हो, चीज़ें सामने आती हैं धीरे धीरे। पेरेंट्स हैं मेरे पास, आप सोच सकोगे उन पेरेंट्स पे क्या बीत रही है जो डेड कंडीशन में अपनी बच्ची को देख रहे हैं वेंटिलेटर पे। जिसके बच्चे मम्मा उठ जाओ, मम्मा उठ जाओ, जो ऐसे बोल रहे हैं। आप क्या मतलब आप सोचोगे कि एक फादर पे क्या बीत रही होगी एक मरी हुई बेटी देख। क्योंकि मैं तो मरी हुई उस पे थी ना कंडीशन में, जिसकी उम्मीद छोड़ चुके थे कि नहीं बचेगी। बट कहते हैं ना वो शक्ति थी, वो जो शक्ति मेरे साथ थी 24 घंटे, जिन्होंने मुझे, वो 3 भाई जो मेरे थे, वो हो सकता है मेरे श्याम बाबा ने भेजे हो कि नहीं। क्योंकि आपको पता है आजकल एक्सीडेंट केस में भी कोई नहीं उठाता किसी को, तो मेरे को तो गोली लगी हुई थी। गोली लगे हुए में वो लोग मुझे कंधे पे डाल के लेके जा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि भगवान उनको इतना तरक्की दे लाइफ में, इतनी खुशियाँ दे उन तीनों भाइयों को। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन तीनों का। अगर मुझे लाइफ में कभी मिले, मैं शायद कर पाऊँ फेस टू फेस। होश में आने के बाद आपको पता चलता है धीरे धीरे। अब क्या होता है कि आपको तो जिस पे ट्रस्ट होता है, अब पेरेंट्स कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये किसने किया। धीरे धीरे मुझे हिंट दिए गए, क्योंकि मेरे जुबान पे तो एक ही नाम उस टाइम पे भी हॉस्पिटल में, वो होश में आने के बाद, कि वो बंदा चाहिए मुझे। कहाँ है वो, आए नहीं, क्यों नहीं आए। जहाँ तक मैं जब बिल्कुल डेड कंडीशन में थी, एक होता है ना डॉक्टर साहब को आवाजें लगा रहे हैं कि पल्लवी उठो, बच्चे बुला रहे हैं आपके फादर बुला रहे हैं। तो आपकी जुबान से डेड कंडीशन में भी वो 2 वर्ड नहीं, मतलब उसके जो अल्फाबेट थे 2, जिसका नेम एडवोकेट का जो नेम था, उसके 2 वर्ड निकलते थे। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं आपके साथ हो क्या गया, किसने करवा दिया। तो होश में आने के बाद भी एक ही क्वेश्चन कि वो कहाँ है। तो पेरेंट्स आपको जवाब कैसे देंगे, आपको नहीं बता सकते ना डायरेक्टली कि वो कैसे आ सकता है जब करवाया ही उसने है। तो धीरे धीरे करके मुझे बताया गया, कोशिश करके बताया गया। जैसे ही बताया, मुझे इंजेक्शन लगा दिए जाते थे बेहोशी के। और डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था पहले ही कि कुछ भी हो सकता है।
हम 100% श्योर नहीं हैं कि बचेगी या कुछ भी, क्योंकि मेरी जो सर्जरी थी वो बहुत लंबे टाइम चली थी, पूरी रात। उस टाइम पे जब आपको पता चलता है, आप सोच सकते हो कि आप तब भी बिलीव नहीं कर पाते हो कि नहीं, ये इंसान नहीं कर सकता ऐसा, ये क्यों करेगा। बट यहाँ पे मैं अपनी CBI टीम को भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने सेम डे ही उनको अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट भी एक नहीं शामिल था उसमें। एक इंसान को मारने के लिए आप लोगों को मतलब 6 लोगों को हायर किया जाता है। तो ये मतलब मास्टरमाइंड, मतलब जो गेम प्लान किया गया है, ये 1-2 महीने का नहीं होता है शायद, ये बहुत टाइम से चल रहा होता है माइंड में। जब पता चल जाता है ना इसके साथ तो कुछ है, ये जब एक्सीडेंट कराने से ही नहीं मरी या इसको कुछ हुआ नहीं, तो और ही लंबा कुछ करना पड़ेगा। तो वही नेचुरल सी बात है, उसने सोची, तो वो किया गया मेरे लिए। अगर हमारा कानून चाहे तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ उथल पुथल कर सकता है। तो मुझे मतलब तसल्ली हुई उसके बाद, जब 1-1.5 महीने बाद कि वो लोग अरेस्ट हो चुके थे उस टाइम पे, कि हाँ मुझे शायद इंसाफ मिलेगा। बट एक अंदर से आवाज़ आती थी कि क्यों। बट मेरा केस इतना हाईलाइट था ना गुड़गांव में, क्या अदर सिटीज़ में भी इतना हाईलाइट हो चुका था, न्यूज़ चैनल्स पे भी। ऐसे ऐसे एक लड़की के साथ हुआ है। जब मुझे पता चल जाता है कि उनकी तरफ से किया गया है, तो एक ऐसा हो जाता है कि आपको अब किसी से बात नहीं करनी है। मतलब आप होश में ही नहीं होते हो, किसी को सवाल जवाब अंदर से खत्म हो चुके हैं। 10 साल पहले जो झेला वो भी सेकंड टाइम जो हुआ लिव इन रिलेशनशिप में वो भी, क्योंकि वो तो एक ऐसा होता है ना, 10 साल जो मैंने झेला होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जो अब झेल चुकी होती हूँ। जो अब झेला वो तो एक इतना हद से ज़्यादा हो जाता है कि आप सोच ही नहीं सकते हो आप कैसे किसी को मार सकते हो। आपको किसने राइट दिया कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते कि आप उसको ख़त्म कर दोगे। मतलब अगर आपको उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना रिलेशन, मैं यहाँ अपनी जनता से पूछना चाहूँगी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में अब आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्या आप उसको गोली मरवा दोगे? क्या आप उसको ख़त्म करवा दोगे? और जिस इंसान को ये पता होता है कि इसके बच्चों का इसके अलावा यहाँ दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल, वो फिर भी आपको मरवा रहा है। ये तो मेरे पास शक्ति है, मेरे प्रभु थे मेरे साथ जो मैं आज बैठी हूँ जिंदा। नहीं तो मेरे बच्चों को देखने वाला कौन था? पेरेंट्स। आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स कितने ही दिन देखेंगे हमारे बच्चों को। अपने बच्चे तो एक माँ को ही पालने होते हैं, वो समय होता है, क्योंकि कहते हैं ना एक माँ में बाप बनने की भी शक्ति होती है, बट एक बाप में बाप बने रहने की भी शक्ति नहीं होती। बिल्कुल, आप शायद समझ पाओगे इस बात को। बिल्कुल। तो वही था कि मैं एक बाप का भी फर्ज निभा रही थी। माँ तो हुई, बाप का भी फर्ज मैंने अच्छे से निभाया है, जो मैं अपने बच्चों को सिखा पा रही हूँ। वो चीज़ें थी। और मैं चाहूँगी कि जो भी मैंने झेला है, जितने भी दर्द तकलीफ़ें, जो मेरी सर्जरी हुई हैं, जो मेरा पूरा शरीर कटा हुआ है, मैं चाहूँगी आप मेरी सारी जनता को दिखाएं, ताकि मैं उनसे पूछ पाऊँ कि क्या ये मेरे साथ सही हुआ? क्या एक इंसान पे भरोसा करना इतना भारी पड़ गया मुझे, जिसने इतना फ़ायदा उठाया मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को इतना बुरा एंड किया आके। वो आराम से भी मुझे बोल सकता था, बैठ के समझा सकता था कि मुझे अब ये कंटिन्यू नहीं करना है रिलेशन, अब हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। मैं साल भर रोती, 6 महीने रोती, बट अब जो मेरे शरीर की कंडीशन है, मेरी बॉडी की कंडीशन है, उसके साथ मैं कैसे जीऊँगी? मैं अगर उसको आज भूलना भी चाहूँ ना दीदी, मैं नहीं भूल पाऊँगी। क्यों? क्योंकि उस शरीर पे घाव ऐसा दे दिया, वो देखेंगे जैसे जैसे वो याद आएगा। वो पूरा दिन मैं मतलब कहाँ तक बचूंगी उसकी यादों से मैं, क्योंकि उसने जो एंड किया इतना भयानक किया है ना, वो इंसान इतना गिर गया, उसको मतलब इतनी भी शर्म नहीं आई उस टाइम पे कि इसके बच्चे हैं 2 मासूम से बच्चे, उसको कौन देखेगा। और आपको पता है उसने रीज़न क्या दिया, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, कि मैं पीछा छुड़वाना चाहता था, मैं खर्चों से तंग आ गया था। खर्चों से तंग आ गया जी। ये चीज़ किसके लिए बोली जाती है? मेकअप आर्टिस्ट हैं आपकी, वैसे मैं जानना भी चाहूँगी और पता भी लगना चाहिए, आप प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपकी पर मंथ कितनी इनकम होगी? जी देखिए, आपको भी पता होगा जब सीज़न स्टार्ट होता है हम लोगों का, मैरिज स्टार्ट होती है, तो अराउंड 1 से 1.5 लाख कहीं नहीं जाता हमारा, क्योंकि पर डे अगर आपके पास बुकिंग्स आ गई, ना से ना करते हुए 10 भी आ गई,
तो आप पर डे में ही 50-70,000 आराम से लेके उठते हो। हम्म। जिस लेडी का अपना ही अच्छा खासा बिजनेस सेटअप होता है, जो लेडी हर महीने मतलब 1-1.5 लाख रुपए गिर रही है, बिल्कुल कमा रही है, कमा रही है, अपने खर्चे उठा रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, वो तेरे पे डिपेंड, इवन उसके ऊपर खर्चा कर रही है। मेरे क्रेडिट कार्ड्स जो थे वो बंदा यूज कर गया, खाली हो गए ना जब, बिल्कुल खत्म सब कुछ, बैंक बैलेंस, तब गेम प्लान किया गया। तो गेम प्लानिंग एक्चुअली में इसकी जो आपका केस बहुत हाईलाइट भी हुआ है न्यूज़ में, मैंने भी खुद भी देखा है आपके यहाँ आने से पहले, कुछ चीज़ें मैंने भी देखी उनकी। जहाँ तक हम समझे वो यही था कि आप इमोशनली ब्रेकडाउन थे ऑलरेडी पहले ही, और आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो घर था, वो भी केस में सामने निकल के आया कि सब कुछ बेच दिया गया है। आपकी शॉप भी थी, 2 शॉप थी, उनमें से जो फर्स्ट ब्रांच थी वो इन्होंने जब मुझे सेपरेट कराया वो मुझे क्लोज करनी पड़ी क्योंकि वो वहां से दूर पड़ रही थी। हाँ, वो क्लोज कराया, वहां पे भी पैसा जो है। तो मेन चीज क्या है, उन्होंने उल्टा रीजन दिया आप कि भाई ये पैसे से परेशान करी थी। एक्चुअली में क्या था ना, वो जो आपका जो बैलेंस था, जो आपका पैसा था, वो यूज कर चुका था, सब खत्म हो चुका था। और एक वही था माइंडसेट था कि भाई बच्चे हैं 2, पति छोड़ चुकी है मेरे कहने से, ठीक है, सास ससुर तो वैसे ही नहीं थे, और बच गए माँ बाप। अगर होगा भी तो कनाडा बैठे हैं, उनको इतना कुछ पता नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से यूज किया जा सकता है यूज करो और फिर थूक दो, और यहाँ पे आप ये देखिए ना, जिस दौरान इसने ये गन शॉट करवाया गया, ये मेरा लक काम कर गया मेरे बच्चों के लिए कि मेरे फादर एंड मदर इंडिया में थे। अगर वो भी ना होते दी, मेरे को कौन संभालता उस टाइम, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल होता है वो कितने दिन संभालेगा, हॉस्पिटलाइज करा देगा आपको, 2 दिन देख लेगा। और इस केस में तो वैसे भी देखो थोड़ा होता है कि हम लोग कितने दिन संभालेंगे। कोई भी है, अगर कोई किसी को थप्पड़ भी मार रहा है आजकल, पड़ोस में भी मार रहा है या सामने मार रहा है, तो भी लोग दूर खड़े होकर के देखेंगे। मतलब वो इतना इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है हमें क्यों पछड़े में पड़ना है, हम क्यों फंसे हैं, हमारे घर पुलिस आगे खड़ी रहेगी। पर बात ये है कि जब हम अपने कानून पे भरोसा करते हैं ना, तो वो बोला ना, जब वो अपने पे आती है ना, तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ उथल पुथल कर देती है। बिल्कुल। और मुझे बीच में जैसे बोली भी जाती थी ये बातें, बट आप मेरा भरोसा देखो कि अगर ऐसा हुआ ना कभी, अगर आप मेरे खिलाफ कुछ करना भी चाहोगी, एक्शन लेना चाहोगी, तो मैं तो एक एडवोकेट हूँ, मेरा यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस ही नहीं लेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इतना भरोसा तब भी बना हुआ है। वो पैतरे खेले जा रहे थे ना, एडवोकेट हो गए, मुझे बोला जाता था। इवन ये चीजें दीदी मेरे साथ हुई, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बिल्कुल खत्म कंडीशन में घूम रही हूँ केस के लिए, और जो कहते हैं ना दाव पेच पूरा इन्होंने लगा रखा होगा कि हाँ नहीं, बट एक ना एक इंसान तो ऐसा होता है, इंसानियत जिसके अंदर बची होती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई। मैं यहाँ पे अपने एडवोकेट जो अमित भैया हैं जिन्होंने मेरा केस लिया, उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगी तहे दिल से, क्योंकि जिस टाइम मैं इतना खत्म हो चुकी थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने उस टाइम पे मुझे संभाला कि बहन मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, सारे इंसान एक जैसे नहीं हैं। आप पैसे के साथ कितने लोगों को खरीदोगे, हर कोई इंसान पैसे का भूखा नहीं होता है। और मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि जनता के सामने जिस हिसाब से झूठ बोल के ये सब रखा गया कि पैसों से मैं तंग आ चुका था, मेरे खर्चे वो इंसान की औकात ही नहीं है उठाने की। पूरी पब्लिक के सामने बोलूँगी, उसकी औकात नहीं है मेरे आगे कुछ भी, आज भी नहीं है। क्योंकि कोई भी एडवोकेट केस आएगा तभी तो आएंगे ना पैसे। जो मेरे पास रोता था, मेरे सीनियर मेरे को सैलरी नहीं देते कि मैं इस मंथ परेशान हूँ, आप हेल्प कर देना, तो वो खर्चे तो मेरे उठाएगा क्या? बोला तो वो बात वही थी कि जब आपका यूज तब तक किया गया जब तक आपके पास पैसा था। बिल्कुल। जब आपकी प्रॉपर्टी साइड करा दी गई, आपकी जॉब जो जिससे आप 1-1.5 लाख रुपए डाल रहे हो। मैंने लास्ट ईयर 2023 में 8 लाख लगा के मैंने एक सेकंड ब्रांच ओपन की थी कि मेरा काम अच्छा था, टचवुड, कि मुझे आगे बढ़ना है आगे लाइफ में। तो उस टाइम पे मुझे क्या सपने दिखाए जा रहे थे कि अभी हमें ना आगे शादी के बाद यहाँ नहीं रहना है, गुड़गांव में ना डिवोर्स होते ही आपके, हम शादी करके कहीं और रहेंगे, इसको बंद कर दो सैलून। आप अपना सपना, जो आपका सपना ही होता है, वो ड्रीम होता है, आपने इतना अच्छा ओपन किया होता है,
मैं चाहूंगी कि आप पब्लिक को वो भी आप दिखाएं मेरा सेटअप कि मैं कहाँ से, मतलब मेरे को क्या दिखाया गया। जरूर आप मुझे कमी नहीं थी। फोटोग्राफ्स जो देंगे वो हम जी, जरूर मैं आपको डालेंगे, शेयर करूंगी। तो वो चीज़ें हैं कि आप इतना पैसा लगा के किस चीज़ को ओपन करते हो और वो बंदा एकदम से बोलता है कि आप इसको क्लोज करो एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टाफ को बिना मतलब से बंद रहेगा, सैलरी जाएंगी, हम दूसरा बाद में ओपन कर लेंगे। वो भी सेल करा दिया जाता है। गोली लगने से 20 दिन पहले वो सेल करा दिया जाता है और वो पैसा भी खुद ले लेता है। वो फिर वो उनको दिया होगा ना जी, उन्हीं को दिया होगा वो पैसा। आप यहाँ पे देखोगे कि एक फादर पे क्या बीती होगी जब इसको ये पता चलता है कि उसकी बेटी की मौत की कीमत लगाई जाती है 1 लाख रुपए में, कि आप 1 लाख रुपया लो, इसको ख़त्म कर दो। जिस बाप ने अपनी पूरी पूंजी लगा दी होती है अपनी लड़कियों को पढ़ाने में, शादी करने में, क्या वो ये दिन देखने के लिए? मैं आज उस फादर से नज़रें नहीं मिला पाती, मैं अपने भाई से नज़रें नहीं मिला पाती। मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, जो भाई पूरा टाइम मेरा नाम पल्लू पल्लू, मतलब इतना प्यार जिसके साथ हमारा बचपन बीता होता है, वो भाई आपसे बात करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने तब उनकी बात नहीं मानी होती कि ये इंसान तेरे लिए सही नहीं है। जब पति खुद का नहीं हुआ तो सेकंड पर्सन कैसे हो जाएगा? बट आपके ऊपर तो भूत सवार था ना उसका। आपको तो बाहर की दुनिया, अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा नहीं दिख रहे थे ना। हम भूल जाते हैं एक्चुअली ना कि पेरेंट्स ने इतना किया है तो शायद अच्छे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता क्या लगता है, जिनकी अरेंज मैरिज होती हैं वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, कि जब आपने अपनी पसंद से शादी की वो इंसान गलत निकल गया, तो अगर सेकंड भी गलत निकल गया तो हमारा क्या कसूर है? हम थोड़ी ना अंदर घुसे हुए थे इस इंसान के, ये हमारे साथ खेल रहा है। ये चीज़ आती है ना माइंड में। तो मैं यही बोलूँगी कि वो इंसान कितने दिन खुश रहेगा? मुझे इतनी बुरी तरह बर्बाद करके, मेरा घर उजाड़ के, क्या खुद का घर बसा लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अगर आज बसा भी लेगा ना तो कर्मा वापिस आता जरूर है, जरूर आता, किसी ना किसी तरीके से। वो रिश्वत नहीं लेता, इस टुच्चू फुच्चू इंसानों से रिश्वत नहीं लेता घर में। और वो रिश्ता वो जो आएगा ना, वो कर्म जब घूम के आएगा ना, वो जब ऐसा आएगा तब वो इंसान है ना कीड़ों की तरह तड़पते हैं। बिल्कुल तड़पेगा। और मैं अपने मन से नहीं बोलूंगी ये बात, ये मेरा प्रभु जानता है, मेरे कान्हा जी जानते हैं कि इसने लॉयल्टी से रिश्ता निभाया था। मुझे कोई कह तो दे, कोई भी इंसान गुड़गांव में मुझे ये बोल दे कि ये औरत ने हमारे साथ बात की है, मैं, क्योंकि मेरे को पति के बाद ये इंसान मिला, ये इसके ऊपर ही खत्म हो चुकी थी मेरी दुनिया। तो मैं चाहूंगी कि आप जनता को दिखाएं जो मेरे ऊपर बीती है, क्योंकि फोटोज हम जरूर डालेंगे आपका जो भी है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली आपके भाई जो हैं या पिता जो हैं या माँ हैं जो भी हैं, क्या वो आपसे बात कर रहे हैं अभी? पिता माँ तो मैं जा भी रही हूँ घर पे, अभी वो लोग दोबारा से अभी इंडिया थे जब से, क्योंकि उन्होंने मुझे संभाला हुआ इतने टाइम से, मेरी वजह से ही वो रुके हुए थे। अब वो चले जाएंगे नेक्स्ट मंथ कनाडा। मेरा उनसे जाना आना है, मैं वहीं पे, उन्होंने मेरी केयर की है काफ़ी टाइम तक, वहीं पे रखा है मुझे। बट एक होता है ना भाई और भाभी का अलग ही प्यार होता है। बिल्कुल। तो वो लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस धोखे को एक्चुअल में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जायज़ है ना, उनका गुस्सा भी तो नहीं, उनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि वो उस टाइम होता है कि वो बोलते हैं ना कि एक लिमिट होती है, हम काफ़ी समझाते हैं पर समझने वाला भी एक तरीके से वो पीछे जो हुआ है उसके बाद वो भरोसा तो वो भूल जाता है, सब भूल जाता है कि नहीं ये चीज़ ठीक है। मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन पे बात करता है बट बहुत लिमिट से, बट वो वाला भाई बहन का रहा नहीं ना। वो किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं इसके पास भी वो लौट के जरूर आएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा ना कि इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अभी जैसे कि हमने न्यूज़ में भी देखा था, उनको अरेस्ट कर लिया गया है सभी को जो भी आपके इस केस में इन्वॉल्व थे। और अभी मैं आपको एक मेन बात और बताती हूँ, अभी तक 6 लोगों का नाम सामने आया था, बट अभी जो चीज़ें मैं बाहर की, क्योंकि बाहर की दुनिया में मैं भी जा रही हूँ, देखो अभी कोर्ट केस चल रहे हैं, मैं जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आई कि वो जो उसकी वाइफ थी उसके साथ मिलके गेम प्लान रचा गया था, उसको सारी चीज़ें पता थी
वो बोला तो वो पैसे का खेल था सारा। जी, तो इतना मतलब उसको भी उस हिसाब से मैनिपुलेट किया गया होगा जैसे मुझे किया जाता था कि मेरी फैमिली में टॉर्चर झेल रहा हूँ, मेरी एक्स ने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। तो वो चीज़ें अब बाहर निकल के आई कि वो गेम प्लान जो किया गया था वो इन दोनों लोगों ने मेन किया था और बाकी के वो लोग हायर किए गए थे। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को कहने को, क्योंकि आप उस मौत से लड़के आई हैं। जी, बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। आई एम एंड आई विल ऑलवेज। क्योंकि कहते हैं ना एक माँ में बहुत शक्ति होती है, वो दुनिया से लड़ जाती है। हाँ, शायद मैं अगर एक अकेली औरत होती ना तो मैं आज यहाँ नहीं होती, मैं सुसाइड कर चुकी होती। क्योंकि मैंने जितना झेला है ना लाइफ में, मैं मतलब बोल सकती हूँ बिल्कुल कि नहीं झेल सकता कोई। आप देख पा रहे हो मुझे, क्या आप फील कर पाओगे मैं इतना कटे हुए शरीर के साथ, मैं क्योंकि किसी को शो नहीं करती मैं कितने दर्द में हूँ, क्योंकि ये दुनिया बहुत फ़ायदा उठाती है। और यहाँ मैं अपनी बहनों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सारी बहनों से, भाइयों से भी इवन, कि अगर भाई या बहनों की किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है आपकी फैमिली में, अगर आप रिलेशनशिप से दुखी हो तो आप प्लीज़ बैठ के बात कीजिए। सॉल्यूशन निकलता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है, बट किसी को मौत देना मत सोचिए प्लीज़, किसी की लाइफ बर्बाद करना मत सोचिए, क्योंकि उसके पीछे उसका परिवार होता है, बच्चे होते हैं। यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं सारी जनता से। आज पल्लवी जी ने कुछ ऐसे पहलू बाहर निकाले जो इनके जीवन में बहुत दर्दनाक थे, और उस चीज़ का दर्द ये शायद ज़िंदगी भर साथ लेके चलेगी। जो इनके घाव हैं, जो मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इनको जिस तरीके से मौत देने की कोशिश की, उसके बावजूद भी आज ये बैठी हैं। और इनका केस हरियाणा न्यूज़ में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, काफ़ी वायरल हुआ था इनका केस। आप लोगों से मेरी एक ही विनती है कि पल्लवी जी का कमेंट के माध्यम से जितना हो सके इनका मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद पल्लवी जी आपका आने के लिए। सो मच दी, आपके वजह से ही मैं आज दुनिया को अपना सच बता पाई हूँ। मैं इतना घुट चुकी थी इन 8-9 महीनों में, क्योंकि एक होता है ना, आपके पास एक सही पर्सन नहीं होता जिसको आप खुल के दिल की बात रख पाओ। जी बिल्कुल। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि क्योंकि दुनिया मुझे गलत समझ रही थी। बिल्कुल। क्योंकि उसने जो रीज़न दिया था वो उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्योंकि जिन्होंने मुझे देखा है, मेरा स्ट्रगल देखा है ना, वो समझ पाएंगे कि इसके पास खुद के पास पैसे की कमी नहीं थी। जिसके हस्बैंड अच्छी खासी कंपनी में लगे हुए थे, अगर पैसे की ही भूखी होती तो वो आज वहाँ रह रही होती आराम से, क्योंकि पैसा तो मिल रहा था उसको तब भी। इनकी कहानी से आपको एक सीख मिलती है कि भरोसा कीजिए पर अंधा भरोसा मत कीजिए।